डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की ज़रूरत हमको हमेशा ही पड़ती है। फिज़िक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आगे फ़िज़िक्स में बहुत दिक्कत जाती है। तो इसीलिए पहले हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसमें एरिया कैसे लिखते हैं, उसमें वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैसे तो 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल एंड पोलर। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमको? तो हमको जब भी किसी पॉइंट को बताना है, किसी पॉइंट के बारे में बताना है हमको, तो उसको बताने के लिए हमको एक सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। तो वो जो सिस्टम है वो कहलाता है, किसी पॉइंट के बारे में अगर हमको बताना है 3D स्पेस में, किसी पॉइंट के बारे में या किसी पार्टिकल के बारे में, उस पार्टिकल के पोजीशन के बारे में, उस पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में, तो हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। तो इसमें से पहला जो होता है वो हम सबको पता है कि वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हमने जैसा आपको बताया कि जब भी हमको किसी पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल की पोजीशन के बारे में, उसके मोमेंटम के बारे में बताना है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे बेसिक जो टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस रहते हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सपोज इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट है P। तो सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं एक वेक्टर R। ये वेक्टर R जो है ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर को हम एक्सप्रेस करते हैं, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे आई कैप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, या हम कह सकते हैं वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स डायरेक्शन। वैसे ही जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। या फिर हम पोजीशन वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है इस पी पॉइंट का, अगर हम कहें ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं मॉड आर। मॉड आर इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ये मॉड आर जो है ये आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का ही दूसरा नाम होता है नॉर्म। ठीक है, तो अगर हमको आर कैप बताना है, कैप लगा दिया, ये वाला जो आपका साइन है ये कहलाता है कैप, तो आर कैप लगा दिया, मतलब कि ये क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। तो आर कैप इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर का मतलब हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हमको डिस्प्लेसमेंट या डी एल, एरिया या डी ए, वॉल्यूम डी वी, इसको कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या करना है? अभी हमने जो सिस्टम लिया था, जो फिगर ड्रॉ किया था, ये एक्स वाई जेड, उसमें ये पॉइंट आपका कहाँ पे था? यहाँ पे ये पॉइंट पी था। सपोज ये पॉइंट पी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये डिस्प्लेस हो गया तो फिर इसका एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों बदल गया। एक्स एक्सिस में ये थोड़ा सा चला, वाई एक्सिस में ये थोड़ा और चला,
जेड एक्सिस में भी थोड़ा और चला, ठीक है। पहले ये था इसका पोजीशन, ये पहले वाला था। अब ये एक्स्ट्रा डी एक्स चल गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा डी वाई चल गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा डी जेड चल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर ये वाला जो नया पोजीशन इसका हुआ वो हुआ x प्लस डी एक्स, पी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, y प्लस डी वाई एंड z प्लस डी जेड। ये इसका नया पोजीशन हो गया, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट डी एल को कैसे लिखेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो गई? x प्लस डी एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डी वाई जे कैप प्लस z प्लस डी जेड के कैप। ये फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन आपकी थी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप, ये इनिशियल पोजीशन थी। दोनों को माइनस करने पे हमको क्या मिला? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हो गया आपका डीएल या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई ये बात? अब नेक्स्ट हम इसी को देख करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका अगर ये आई जे के वाला कंपोनेंट आप हटा दोगे तो जो बचता है डी एक्स डी वाई डी जेड, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। नेक्स्ट एरिया निकालना है। तो एरिया जो है वो निकालने के लिए एक चीज़ और जानना रहता है जिसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो है वो अलग होता है। एरिया वेक्टर का मतलब एरिया का डायरेक्शन, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो है वो दो एरिया के लिए अलग अलग होता है। दो तरह के एरिया होते हैं हमारे पास, ओपन और क्लोज्ड। ओपन मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है पेज, क्लोज्ड मतलब बॉक्स, ठीक है। तो जब भी क्लोज सरफेस है तो बहुत ही सरल शब्दों में हम कहें, क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस से बाहर की ओर परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस है तो बाहर की ओर परपेंडिकुलर, ये वाला सरफेस ले रहे हैं परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। जो भी सरफेस हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर और उसके आउटवर्ड्स रहेगा। ओपन एरिया में ये चीज़ थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? सपोज ये आपका पेज है, ठीक है। तो ये जो पेज है इसमें ये जो है आपका, ये सपोज दिया हुआ है आपका साइड, ये ए और ये बी हो गया, ठीक। एक चीज़ तो ये है कि इसका जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे। दूसरी बात, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक। अब तीसरी बात ये कि ये जो एरो दिया हुआ है इसके डायरेक्शन में हमारे को फिंगर्स को फोल्ड करना है। तो फोल्ड अगर आप करोगे, सपोज ये है आपके फिंगर्स और फिंगर्स को आप इस डायरेक्शन में फोल्ड करोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है वेक्टर का, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यानी कि वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड्स है। अगर ये एरो ठीक उल्टा होता तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होता, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है? अपवर्ड्स है, या ए इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ए बी एन कैप। एक एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज हमने लिया हुआ है एक, यहाँ पे ये सरफेस ले लेते हैं हम एक, चलो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं इसको। एक सरफेस हो गया हमारे पास, ठीक है। ये x, ये y, ये आपका z, ठीक है। अब ये सरफेस जो है a b c d e f, क्या बच गया? g h, ठीक है। अब सपोज हमारे को यहाँ पे निकालना है इस डायरेक्शन में फेस कौन सा है आपका? बी सी डी जी। तो यहाँ पे आपको निकालना है एरिया डी,
ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि एरिया डी ए लिखोगे आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखोगे कि ये जो सरफेस है, अच्छा ये एक चीज़ और दिया हुआ है कि ये ए है, ये भी ए है, और ये जेड डायरेक्शन ये भी ए है इतना, ठीक है। तो वाई ये वाले सरफेस के लिए आप देखिए वाई की वैल्यू ए है, ठीक। वैसे अगर मैं कहूँ कि ये वाला सरफेस, तो ये वाले सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू ए है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। मैं अगर इस सरफेस की बात करूँ तो इस सरफेस में क्या है, इस सरफेस में वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि क्या चीज़ फिक्स है। जो चीज़ फिक्स है उसको हमको हटा देना है वहाँ से, ठीक है। अच्छा ये जो है आपका ये डी एल है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फेस जैसे हमने बताया बी सी डी जी, इस वाले के लिए y इज इक्वल्स टू ए जो है वो फिक्स है, तो इसीलिए डी एल इज इक्वल्स टू ये वाले को हम नहीं लेंगे और हम डी एक्स जो एरिया है हमको लिखना एक्चुअली एरिया है, तो डी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स डी जेड, और जिसको नहीं लिया है जो फिक्स है उसका डायरेक्शन जे कैप। अब ए निकालना होगा तो क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, 0 टू ए डी एक्स डी जेड और ये जे कैप, तो ये क्या आ गया आपके पास ए स्क्वायर जी कैप, ठीक है। ये इस वाले सरफेस के लिए। ये वाला सरफेस अगर हम लेंगे ई एफ ए एच, तो यहाँ पे आप देखते हो कि y इज इक्वल्स टू 0, ये फिक्स है, ठीक है। तो डी एल इज इक्वल्स टू अगेन डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। y फिक्स है कहाँ हमने, तो डी ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास डी एक्स डी जेड जे कैप। लेकिन यहाँ पे जे जो है वो माइनस में रहेगा, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया, ये क्लोज सरफेस है, बाहर की तरफ होगा ना, तो इस डायरेक्शन में y तो माइनस होगा, तो इसीलिए यहाँ पे डी एक्स डी जेड माइनस जे कैप इसके साथ में रहेगा, ठीक। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस जे कैप। बाकी सरफेस के लिए आप निकाल करके देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।